गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डीपीपी 1 को। आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पर्टिकुलरली आपका कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। क्लियर है बच्चों? और भी ढेर सारे ऐसे ही प्रॉब्लम जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आएगा, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा आएगा कि कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम लगभग सेम होते हैं। क्लियर? खैर, हम लोग आज फोकस करेंगे अपने इस डीपीपी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है बच्चों। यहां पे मैंने आपसे ये पूछा है कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर बताओ क्या होगा। तो ये बहुत आसान है। आपको मैंने पहले ही बोला है कि एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी मीडियम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करने से मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो लिखा हुआ है ए पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F upon another point charge Q2। एक आपका जो पॉइंट चार्ज है Q1 वो F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पे। फिर आगे देखो, इफ वन अनदर चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट नियर द चार्ज Q2 देन द फोर्स दैट Q1 एक्सर्ट ऑन द चार्ज Q2 विल बी। देखो अब ये सारी चीजें आपका थ्योरेटिकल है, ये इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां पे क्या बोल रहा है कि Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया F, और अगर वहां पे एक तीसरा चार्ज Q3 ले आएंगे तो अब Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें मैंने कहा था कि तीसरे चार्ज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो चार्ज के बीच में एक्चुअल में फोर्स लग क्या रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर Q1 Q2 के ऊपर F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और अगर Q3 तुम ले भी आते हो तो Q3 अपने तरफ से कुछ फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन Q1 Q2 पे अभी भी F फोर्स ही एक्सर्ट करेगा। बात समझे ना? यानी तीसरे चार्ज के आने से Q1 जो है ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई और फोर्स लगाने लगेगा। फिर तुम में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि सर Q3 आएगा तो Q3 भी फोर्स लगाएगा। ऑफ कोर्स लगाएगा। Q2 के ऊपर अब दो फोर्स लगेगा, एक Q1 की वजह से लगेगा, एक Q3 की वजह से लगेगा। नेट फोर्स भले ही बदल जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर Q1 के कंट्रीब्यूशन की बात करोगे तो जब Q3 नहीं था या Q3 है इससे फर्क नहीं पड़ता है। Q1 Q2 पे फोर्स हमेशा क्या लगाएगा? F। तो बच्चों यहां पे आंसर हो जाएगा 1 और इसका आंसर हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। यहां हमने क्या अप्लाई किया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? आगे चलें। चलो, इन दोनों में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट अब ये है अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जब ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक चार्ज Q है जिसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक Q चार्ज है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, Q1 और Q2, और दोनों चार्ज को रखा गया डिस्टेंस R पे। Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पे रखा गया है। फिर कह रहा है देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन देम, और फिर दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को आपको मैक्सिमम कंसीडर करना है। तो ऐसा कब होगा? जब आपका Q1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो देखो यहां बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। Q1 इक्वल्स टू Q माइनस Q बाई आर, Q2 इक्वल्स टू Q बाई आर, है ना। कुछ ऐसा ऑप्शन है, कुछ ऐसा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो है दिया हुआ है उसमें Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q बाई 2। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे करना क्या है। सबसे पहली बात, ये चार्ज Q दिया हुआ है। ओके, अब इस Q को दो पार्ट में बांट दिया गया। किसमें किसमें? Q1 और दूसरा क्या है? Q2। क्लियर? अब एक काम करते हैं, Q1 की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं बच्चों हम लोग स्मॉल q, है ना। तो ऑटोमेटिकली Q2 जो हो जाएगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम यानी Q1 प्लस Q2 क्या होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 Q के बराबर होना चाहिए। अगर Q1 को आपने स्मॉल q मान लिया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अगर इस स्मॉल q की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें
तो Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अब करना क्या है, तो अब दो पार्ट में बांटने के बाद इन दोनों पॉइंट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया Q1 प्लस Q2, है ना, यहां प्लस Q1 रख दिया गया, यहां प्लस Q2, ठीक। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, मान लेते हैं x, ओके। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, तो कूलम लॉ से देखें, अगर इसको मान के चलें कि यहां फ्री स्पेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं k Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और Q1 की वैल्यू जो है वो स्मॉल q रख देते हैं, और Q2 की वैल्यू रख देते हैं कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से F इक्वल्स टू, ठीक है, F इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, K और ब्रैकेट में कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका फोर्स का वैल्यू। अब आपको यहां पे थोड़ा मैथमेटिकल टूल लगाना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, हमने ये पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि y अगर x का फंक्शन है तो y का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होता है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देना होता है, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों समय। अगर y x का फंक्शन है तो y की मैक्सिमम होने के लिए dy बाई dx की वैल्यू होनी चाहिए 0। अब यहां पे देखो, यहां किसको मैक्स करना है, फोर्स को, और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल q पे, क्योंकि आप x को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल Q को चेंज नहीं कर सकते, k को भी चेंज नहीं कर सकते। आखिर ये स्मॉल q ही कितना देना है इस Q1 को और कितना Q2 को देना है, दिस इज वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है। तो ये चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, स्मॉल q का। तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम क्वेश्चन में देख सकते हो फोर्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, मैक्सिमम। तो जब फोर्स की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, एक सेकेंड, जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जिस समय फोर्स मैक्सिमम होगा उस समय dF अपॉन dQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये जो फोर्स का इक्वेशन है इसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप 0 पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले फटाफट इसको राइट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने, चलो अब देखते हैं। तो बच्चों यहां पे हम लोग जो करना क्या है, तो dF अपॉन dQ, क्लियर। और इधर देखो K और x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, K अपॉन एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या हो गया, d कैपिटल Q माइनस स्मॉल d कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर अपॉन dQ। आ रही है बात समझ में, क्या किया मैंने, f की वैल्यू, ये जो f की वैल्यू है, f के जगह ये पूरा मैंने इसको प्लेस कर दिया, है ना। तो इसमें से जो k एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, जैसा कि जानते हो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, और उसके बाद अंदर में ये दोनों वेरिएबल टर्म है तो इनको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर है। तो अब देखो क्या करना है अब जैसा कि dF बाई dQ के जगह हम लोग चाहें तो 0 रखेंगे, क्योंकि फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया K बाई एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों इन दोनों को सेपरेट कर लो, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, dQ बाई dQ, और ये हो जाएगा dQ स्क्वायर अपॉन dQ। यहां तक तो आपने पहले ही लिख लिया था, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। तो अब देखो बहुत सिंपल है, अब तो हम लोग आंसर तक पहुंच ही गए। अब यहां पे क्या करना है, इसको जो कॉफिशिएंट है इसको इधर भेज दो, तो कॉफिशिएंट को इधर भेज दोगे तो ये आ गया आपका 0, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस और dQ स्क्वायर अपॉन dQ, दिस इज 2Q, है ना। पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, 2Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, सो Q इक्वल्स टू Q बाई 2। तो बच्चों इस तरीके से आप देखो हम लोगों को एकदम आराम से स्मॉल q का वैल्यू निकल के आ गया, दैट इज कैपिटल Q बाई 2। तो अभी हमने देखा था कि Q1 को हमने क्या अज्यूम किया था, Q, तो उसकी वैल्यू हो गई Q बाई 2। Q2 हमारा क्या था बच्चों, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो ऑटोमेटिकली Q माइनस Q बाई 2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा Q बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज को Q बाई 2 और Q बाई 2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे
यानी चार्ज को अगर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करके एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखोगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये अपने को यहां से पता लग रहा है, समझ गए ना। तो जो ऑप्शन है अपना ऑप्शन फोर्थ हो गया, जहां Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज Q/2 के इक्वल। तो यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ा बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q। अब इसका साइन नहीं दिया है, ध्यान से देखो, इस स्मॉल Q का साइन नहीं दिया हुआ है। फिर तीसरे चार्ज का भी साइन दिया हुआ है प्लस कैपिटल Q, आर प्लेस रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः कहां कहां पे रखा हुआ है, 0 डिस्टेंस पे, dy2 पे और d पे। और ये सारे कहां रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, x इक्वल टू 0 पे एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q, जैसे 0 लिखा हुआ है। फिर dy2 पे, यहां से dy2 डिस्टेंस पे स्मॉल q, और फिर d डिस्टेंस, यहां से d डिस्टेंस पे x इक्वल्स टू dy2, x इक्वल्स टू d पे प्लस कैपिटल Q। इस तरीके से आपका रखा हुआ है। फिर कह रहा है इफ द नेट फोर्स experienced by plus Q placed at x equal to 0 is 0, then the value of small q। बच्चों अब ध्यान दो, इस प्लस कैपिटल Q पे नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो आखिर बताओ इसे स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो दिमाग लगाते हैं। अब यहां पे प्लस माइनस में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब है इस स्मॉल q का मैग्नीट्यूड और नेचर, यानी प्लस होगा कि माइनस, ये भी आप ही को डिसाइड करना है। तो खुद सोचो, ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो ये वाला जो प्लस Q है वो तो इसको रिपेल करेगा, वो ये जो प्लस Q है ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो जब इधर इसको रिपेल कर रहा होगा बच्चों, इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो इसको नेट फोर्स 0 होने के लिए कोई तो अट्रैक्ट करने वाला चाहिए, और वो अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा, दिस Q। इसका मतलब ये जरूर नेगेटिव आपका चार्ज होगा, तब जाके ये इसको किधर खींच रहा होगा, दिस साइड, तब जाके इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बच्चों। तो ये अपने को दिमाग लगाना है। अब बस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करना कुछ नहीं है, अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहली बात है, ये डायग्राम बन गया अपना, x इक्वल्स टू 0 पे हमारा एक चार्ज है प्लस Q, फिर x इक्वल्स टू d/2 पे चार्ज है स्मॉल q, फिर है x इक्वल्स टू d पे आपका चार्ज प्लस कैपिटल Q। क्लियर। अब इस पे आपका यहां पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो एक काम करते हैं, इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2 रख लेते हैं। अब ये बात तो गारंटी हो गई कि इसका चार्ज नेगेटिव ही होना है। तो 1 ने इसको अट्रैक्ट किया किधर, दिस साइड, किस फोर्स से, F1। और F1 का मैग्नीट्यूड लिख लो। तो F1 का मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से अगर लिखें तो K, फ्री स्पेस मान के चलते हैं, वैक्यूम मान के चलते हैं, तो K या एयर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। K इंटू इसका चार्ज, दैट इज कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। जब भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो विदाउट साइन, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है d/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर। ये आ गया आपका कौन, F1। और ये जो है नंबर 2, ये इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा किससे, F2 से। और चूंकि नेट फोर्स 0 है तो गारंटी है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस F2। माइनस साइन बता रहा है कि दोनों नेगेटिव, सॉरी दोनों अपोजिट है, और इक्वल साइन बता रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चों यहां पे देखो F2 का मैग्नीट्यूड अगर लिखें, F2 इक्वल्स टू, तो K कैपिटल Q, इन दोनों की बात चल रही है, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर। ओके, ये F2 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब है 1 का LHS और 2 का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब आप यहां से कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल Q बाई 4। तो बच्चों इस तरीके से ये जो चार्ज आ रहा है आपका, ये चार्ज Q जो आ रहा है, ये चार्ज आपका साइन के साथ, विथ साइन अगर आंसर लिखेंगे विथ साइन, तो Q बराबर आ जाएगा माइनस Q बाई 4, है ना, विथ साइन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कहोगे यहाँ क्यों नहीं साइन के साथ आया, तो मैंने तो पहले ही बताया कि हम लोग ये जो इक्वेशन लिखते हैं इसमें चार्ज को बिना साइन के ही रखते हैं, है ना, क्योंकि फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर है माइनस Q बाई 4 हो जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है एक चार्ज Q है जो कि रखा गया है, प्लेस्ड एट ईच ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वाड, और ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। अब देखो एक स्क्वाड में टोटल 4 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर में अपोजिट कॉर्नर पे Q है और दूसरे पे स्मॉल q है, ठीक है। फिर कहता है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, अगर किसी एक कैपिटल Q पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का आप वैल्यूज बताओ। अब देखो इसमें ना यहां पे डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। पहले ये स्क्वाड है, मान लो ये अपना स्क्वाड हो गया। अब इसके इस कॉर्नर पे मान लेते हैं प्लस Q रख दिया हमने, हालांकि वहां पे केवल कैपिटल Q और स्मॉल q रखा दिया हुआ है, मतलब साइन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्लस कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q। अब नेट फोर्स 0 की बात आ रही है, तो बच्चे एक फोर्स आपका प्लस है जो कि रिपेल करेगा एक दूसरे प्लस को, तो किसी एक प्लस Q पे ध्यान से देखना, प्लस Q पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे जो बाकी 2 कॉर्नर पे बचा हुआ चार्ज होना चाहिए वो नेगेटिव ही होना चाहिए, तब जाके वो अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सन अट्रैक्शन नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। तो ये चार्ज जो होगा आपका माइनस स्मॉल q और माइनस स्मॉल q। तो इस तरीके से चाहो तो इन दोनों को माइनस मान लेते, इन दोनों को प्लस, हमारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी एक प्लस q ले लो, है ना, कोई भी एक q ले लो और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बच्चों जरा ध्यान दो, इसी की बात करते हैं। अब यहां इसकी नंबरिंग कर दो, बाकियों की नंबरिंग कर दो, 1 2 एंड 3। ये टोटल 3 चार्ज मिलके इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगाना चाहिए। पहले देखो नंबर 1 प्लस Q इसको क्या करेगा, नंबर 1 इसको क्या करेगा बच्चों, नंबर 1 जो है ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस ये इसको रिपेल करेगा, दैट इज F1 से। नंबर 2 क्या करेगा, नंबर 2 इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, दैट इज F2। नंबर 3 क्या करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज F3। तो अगर बगल में डायग्राम में बना के दिखाऊं यहां पे, तो ये हो गया आपका F1, ऊपर लग गया आपका इस तरीके से F2, इधर लग गया आपका F3, और ये सारे मिलके नेट फोर्स को क्या हो जाएंगे, 0। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है, जो भी रिजल्टेंट हो, ये F1 प्लस F2 प्लस F3 है ना, ये तीनों का रिजल्टेंट 0 तभी ना होगा बच्चों जब आपका ये जो F1 है ये इक्वल हो माइनस ऑफ F2 प्लस F3 के। नहीं समझे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 और F3 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट। तो ऐसे भी देखो कॉमन सेंस लगाओ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीचों बीच आएगा, F', और ये F' F1 को कर देगा कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? चलो तो सबसे पहले एक काम करो, F1 की वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो K
क्यू स्क्वायर, ये भी क्यू, ये भी क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और ये बीच का डिस्टेंस, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका डायगोनल हो गया। और तुम जानते हो डायगोनल जो होता है, अगर एल इसके साइड की लेंथ मान लें तो ये हो जाएगा L√2। तो इसका मतलब है के क्यू स्क्वायर अपॉन L√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गया। आ रही है बात समझ में? रही बात F2 की और F3 की, तो इन दोनों का डिस्टेंस देखो L है, इससे इसका भी डिस्टेंस L है, और ये भी चार्ज माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, तो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वो मैग्नीट्यूड से लिख रहे हैं, याद रखिएगा, साइन का यूज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, L होगा, यहां से यहां L, ये भी L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। क्लियर? और इन दोनों के रिजल्टेंट का नाम हमने क्या रखा है, F डैश, यानी F1 का मैग्नीट्यूड F डैश के बराबर होना चाहिए। F डैश किनका मैग्नीट्यूड है, F2 और F3 का, और F2 और F3 के बीच का एंगल तुम देख रहे हो, ये है आपका 90 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, हम लोग F डैश निकाल लेते हैं। तो F डैश निकाल लेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, तो कल हमने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला सिखाया था 2 इंटू, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 इंटू किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू कॉस और थीटा बाई 2, दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, तो कॉस 45 हो जाएगा, है ना। तो कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ 2 है तो आगे √2 बचेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। ये √2 कैसे आया, समझ में आया? ये 1/√2 हुआ, और 1/√2 जो है इस 2 में से कैंसिल करके √2 बचाएगा। तो ये आ गया F डैश का वैल्यू। F1 का वैल्यू तुम्हारा यहां पे लिख दिया मैंने, देखो ये इक्वेशन 2 है, F1 आपका ये। तो इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि F1 इक्वल्स टू F डैश होगा, तब जाके नेट फोर्स क्या आएगा आपका, 0। तो पहले फटाफट इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहां से बिल्कुल आराम से। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो बच्चों यहां से क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इक्वल्स टू √2 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से एक दूसरा कैपिटल क्यू भी कैंसिल। यहाँ एक कैपिटल क्यू बचेगा, यहाँ स्मॉल क्यू बचेगा। तो बच्चों देखो इस स्मॉल क्यू को वहाँ ले जाओ, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू और 2 को उधर भेज दो, इज इक्वल टू 2√2। तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, यानी ये चार्ज का रेशियो जो आएगा आपका 2√2। लेकिन आप आंसर में देख रहे हो ना, प्लस माइनस का भी यूज किया हुआ है, कहीं माइनस है कहीं प्लस है। तो इसका मतलब ये समझो कि एग्जामिनर चाहता है साइन के साथ रेशियो बताना। तो अगर एक को प्लस मानोगे तो दूसरे को तो माइनस करोगे ही। तो विथ साइन अगर आंसर लिखना होगा हमको, विथ साइन की बात चलेगी, विथ साइन, तो हम लोग आंसर लिखेंगे Q1 अपॉन Q2, सॉरी Q1 अपॉन कैपिटल Q अपॉन स्मॉल क्यू जो आएगा -2√2 आएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 4 चार्जेस इक्वल टू -q। अब आपको यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दिया गया विथ साइन, दैट इज -q, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। उसके अलावे एक चार्ज Q दिया गया है ना। अब ये Q प्लस होगा कि माइनस होगा अभी हम लोग सोच लेंगे, कोई आगे कुछ साइन नहीं लिखा हुआ। इज एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे। फिर लिखा हुआ है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q। अब यहां पे ये टर्म बच्चों, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम है ना। ये हम लोग अब बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम जो है इसका क्या मतलब होता है,
तो इसका मतलब सीधा होता है बच्चों नेट फोर्स जीरो। जब कभी भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ मिले तो समझो कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। मतलब सिस्टम के हर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर? तो आपको वो सेंटर वाले चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम के तो काम होगा नहीं। तो हम लोग ने सबसे पहले यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका एक स्क्वाड हो गया, स्क्वाड के कॉर्नर्स पे ये चार्ज है माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके सेंटर में आपको खुद सोच के देखना चाहिए कि कौन सा चार्ज दें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो कि सर दैट मस्ट बी प्लस स्मॉल क्यू, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी क्या करेगा, ये माइनस क्यू भी इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी क्या करेगा, रिपेल। ये तीनों ही रिपेल करेंगे। तो कोई तो इसको चाहिए अट्रैक्ट करने वाला ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। आ रही है बात समझ में? तब ये प्लस क्यू है, इस माइनस क्यू को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर कहोगे इसका क्या होगा, तो इसका तो भाई इस पे तो सीधी सी बात है, अगर इसकी बात करें तो ये माइनस क्यू इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इस पे तो नेट फोर्स जीरो हो ही जाना है। तो अगर एक कॉर्नर पे आपने नेट फोर्स जीरो कर लिया तो ये बात तो हर एक कॉर्नर के लिए वैलिड है। तो कोई एक कॉर्नर को आपने चूज कर लिया, मान लो यही कॉर्नर पे नेट फोर्स अपने को क्या करना है, जीरो। अब देखते जाओ। अब आप सबसे पहला काम जो मैंने पहले ही बताया कि आप नोमेनक्लेचर कर लो, 3 और ये हो गया 4। ये 4 चार्ज हैं, ये चारों मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस 5वें चार्ज के ऊपर। नंबर 1 जो है ये F1 लगा रहा है, दैट इज रिपल्शन। नंबर 3 भी F3 लगा रहा है, ये भी क्या है, रिपल्शन। नंबर 2 भी क्या कर रहा है, रिपल्शन। और नंबर 4 जो है ये है आपका अट्रैक्शन। तो ये सब मिलके F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये सब मिलके क्या होना चाहिए, जीरो। और ऐसा तभी हो पाएगा बच्चों जब एक काम करते हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट का नाम रख लेते हैं R। दिस R मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस F4, यानी F4 यानी इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो ये रिजल्टेंट इन तीनों का। इन तीनों मतलब इन तीनों चार्ज का जो रिपल्शन है उसका रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या हो जाए, अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल। आ रही है बात समझ में? तो पहले अपने को R फाइंड कर लेना है, फिर F4 फाइंड कर लेना है, फिर दोनों को इक्वेट कर देना है। तो देखो अब कैसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात, हमने R किसको बोला है, तो हमने R बोला है F1 प्लस F2 प्लस F3 को, है ना। इन तीनों के रिजल्टेंट को हमने R बोला है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं सही से। डायग्राम जरा ध्यान से देखो। ये रहा आपका F1, क्लियर। इधर रहा आपका F2, सॉरी F3, और ठीक बीच में ये देखो, ये डायगोनल से जाएगा, ठीक बीच में 45 डिग्री पे ये हो गया आपका F2। क्लियर है बच्चों? अब तीनों का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे बच्चों तो आपको तीनों का मैग्नीट्यूड जो दिखेगा वो सेम दिखेगा। कहोगे कैसे, तो देखो F1 इन दोनों का चार्ज Q Q, साइन हटा के देखो तो मैग्नीट्यूड हो गया KQ² बाई L, साइड L मान लो इस स्क्वायर का, डिस्टेंस L हो गया, चार्ज Q इंटू Q। F2 की बात करोगे तो देखो F2 की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये पूरा आपका डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल होता है L√2, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन L√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2L²। क्लियर? और जो F3 है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी L है और चार्ज तो QQ ही है,
तो F3 हो जाएगा KQ² अपॉन L²। तो आप गौर करो कि F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है और F2 का मैग्नीट्यूड अलग है। ठीक, एक काम और करते हैं, F4 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो F4 देखो, F4 किसके किसके बीच लग रहा है? इस -q और इस +q के बीच में, और डिस्टेंस ये हाफ ऑफ द डायगोनल है। तो इसका मतलब है, तो लिखेंगे k और बिना साइन के लिखेंगे, समझ गए ना? k इंटू स्मॉल q अपॉन L√2 का L/√2 का स्क्वायर। L/√2 कहां से आया? पूरा डायगोनल है L√2, उसका आधा करोगे तो L√2/2, तो वो L/√2 हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो F4 हो जाएगा आपका 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L²। ये आपका F4 है। तो अब आप गौर करना, आपको सब चीज का वैल्यू आ गया। काम क्या करना है? काम ये करना है कि इन तीनों का पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उस रिजल्टेंट को F4 के इक्वेट कर देना है। तो पहले आप फटाफट इसको राइट डाउन करो, जल्दी से राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, आप F1 को और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो दिमाग लगाएंगे, F1 का मैग्नीट्यूड है KQ² ये इसका स्क्वायर है, Q का स्क्वायर है। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों KQ² और यही मैग्नीट्यूड F3 का भी है। तो यानी F1 और F3 दोनों क्या है? सेम। तो एक काम करते हैं, अगर इन तीनों को ऐड करना है F1, F2, F3, तो F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में आएगा F डैश जो होगा वो F1 और F3 का रिजल्टेंट होगा, जो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में F2 है। तो F डैश को डायरेक्ट F2 में ऐड कर लोगे तो आपको नेट R मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट तो इनका बीच में ही आएगा, और F2 तो पहले से बीच में है। तो इसका मतलब है फाइनल R जो होने वाला है वो सीधा सीधा F डैश में F2 को आप सम कर दो। तो F डैश कैसे निकालोगे? तो F डैश आपका किसका रिजल्टेंट है? F1 और F3 का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि 2 इंटू दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? तो KQ² अपॉन L² इंटू cos 45। कहोगे cos 45 क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90/2 क्या होता है? 45। तो cos 45 यहां लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/√2। तो F डैश आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 का √2 2 से कैंसिल होगा तो यहां √2 बचेगा, तो ये बचेगा आपका √2 KQ² L²। समझ में आया कैसे हुआ? ये 1/√2 का √2 को कैंसिल करोगे। अब देखो R की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। सो R इज इक्वल टू F डैश के जगह लिखोगे √2 KQ² L²। और F2 आपका कितना है? तो F2 देखो, F2 है आपका KQ², ये स्क्वायर इसी के ऊपर है भाई, इसको कंफ्यूज मत करना, Q²/2L²। तो KQ²/2L²। 2L² क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि F2 पूरे डायगोनल के अपोजिट में और वहां से डिस्टेंस L√2, ठीक है ना? तो अब आप देखो, और यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं F4, क्योंकि मैं इस पेज को ऊपर करूंगा अभी, तो यहां लिख दे रहा हूं 2KQQ/L²। ये मैंने F4 की जगह लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। चलो, तो यहां से देखो, इसमें क्या करो कि R और इसमें आप KQ²/L² को कॉमन ले लो, तो अंदर में बच रहा है √2 + 1/2, है ना? ये हो गया आपका R, और ये कौन है? F4। और तुमको नेट फोर्स जीरो करने के लिए, नेट फोर्स जीरो करने के लिए आपको कम से कम जो ये R है वो F4 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि F4 मस्ट बी इक्वल टू
आर। अभी हमने देखा था मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि आर उन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट है और F4 उसके ठीक अपोजिट होगा, है ना, तब ना उसको नेट फोर्स 0 होगा और पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आएगा। तो F4 की जगह आप लिख दो 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई L स्क्वायर, और R की जगह लिखोगे बच्चों Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर और √2 प्लस हाफ। अब यहां से हम लोग देखो क्या करेंगे, K से K कैंसिल हो गया और एक कैपिटल Q से इसका पावर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में √2, ठीक है, √2 प्लस 1 बाई 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम ले लो, 2 को एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 और एलसीएम वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं q/4 और अंडर रूट 2√2 प्लस 1। समझ में आई बात? ये कैसे हमने लिख दिया, 2 को हमने एलसीएम ले लिया तो 2√2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का 2 बाहर कर दिया तो पहले से बाहर एक 2 था तो ये q/4 हो गया। तो जो आपका सेंटर में जो q होना चाहिए वो कैपिटल Q/4 और ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1 के बराबर होना चाहिए और वो चार्ज जो होना चाहिए बच्चों वो पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। और ये याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। यहां भी इक्विलिब्रियम पे है तो जैसे ये वर्ड देखो इक्विलिब्रियम, इसका तुरंत आपको ये मीनिंग लेना है, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स 0। क्लियर है? नेट फोर्स 0। फिर क्या कह रहा है कि अगर चार्ज Q को प्लेस किया गया एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्ज कैपिटल Q सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज। ठीक है ना, दो कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है ना, दो कैपिटल Q चार्ज है, बीच में आपको स्मॉल q रखना है। तो निश्चित तौर पे अगर कैपिटल Q को पॉजिटिव मानोगे तो बीच वाले चार्ज स्मॉल q को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स आपका 0 हो पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है 2 या 4 में से ही कोई एक आंसर करेंगे हम लोग। तो देखो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको तो ये रहा आपका प्लस Q, मान लेते हैं कैपिटल Q को प्लस Q, तो ठीक इसका अपोजिट क्या होगा आपका बीच वाला चार्ज, और ये ठीक बीच में ऐसा लिखा हुआ है, देखो ऐसा लिखा हुआ है कि सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो बच्चों सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो अभी मैंने कहा हर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0। तो बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप x मान लो, ये डिस्टेंस भी x मान लो, तो ये वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स से ये इसको इधर खींचेगा उतना ही फोर्स से ये पुल कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर पुल कर रहा होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर पुल कर रहा होगा, या इन दोनों को माइनस मान लेते तो ये प्लस रहता तो भी। लेकिन यहां पे देखना क्या है, यहां पे आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, वो तो उस पे नेट फोर्स 0 ही है, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखो इस प्लस Q को इस प्लस Q ने रिपेल किया मान लो F1 से, इसका नाम 1 रख लो, तो ये माइनस Q जो है वो ऑटोमेटिकली इसको नेगेटिव इसके ठीक अपोजिट होने की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा F2 से, और इस पे नेट फोर्स क्या होना है बच्चों 0। तो इसका मतलब है F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। अब F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 कौन है ये, तो 1 की दूरी यहां से देखो 2x है, x प्लस x, तो F1 की वैल्यू लिखेंगे KQ स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। और F2 की वैल्यू अगर बात करें नंबर 2, ये नंबर 2 इसको हमने माना है, नंबर 2 ने इसको खींचा F2 से, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पुल करेगा। तो F2 की वैल्यू जो होगी, अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ पे साइन का यूज
नहीं करेंगे, और नीचे में आप सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्योंकि डिस्टेंस तो इसके लिए एक्स है। तो ये हो जाएगा आपका के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि F1 F2 इक्वल है बच्चों, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से आप लिख सकते हो यहाँ पे के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, सॉरी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल क्यू जो हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4, ये आपका हो गया साइन के साथ आ गया, सॉरी मैग्नीट्यूड आ गया। और साइन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -q/4। माइनस साइन ये बता रहा है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर इन दोनों को आप पॉजिटिव मानोगे तो बीच वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, अगर इन दोनों को नेगेटिव मानोगे तो बीच वाले को पॉजिटिव। ठीक है ना? तो अपना आंसर कौन सा हो गया? -q/4। ओके, तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 चार्जेस Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। कैसे कैसे रखा हुआ है वो आप खुद देखो। प्लस Q2 आपका एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, Q1 माइनस Q1 ओरिजिन पे है और Q3 समवेयर यहाँ पे। Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है A और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है B। क्या रहा है बच्चों? द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1, इस माइनस Q1 पे जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट प्रोपोर्शनल होगा और चॉइसेस दिए गए। बच्चों ये सिंपल एक वेक्टर और कूलम्ब लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। अगर आप इन दोनों का सही से यूज करोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो 8 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। सेंटर पे ये चार्ज और ये चार्ज है आपका -Q1, जैसा कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -Q1, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है आपका +Q2 और दूसरा चार्ज है आपका Q3, दिस इज -Q3। अब इस Q1 पे देखो, -Q1 पे ही फोर्स देखना है, तो -Q1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। सबसे पहली बात कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा उसमें आपका ये Q2 प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं F1 से अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये पूरा का पूरा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो F1 का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 इंटू, साइन के बिना हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q1 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस B दिया हुआ है, तो आप लिख दोगे दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस B है तो B²। ये हो गया F1, और ये फोर्स पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसका कोई y कंपोनेंट नहीं आएगा, ये x कंपोनेंट ही है। तो F1 का x कंपोनेंट पूरा का पूरा फोर्स आ गया। क्लियर? रही बात Q3 की, तो Q3 देखो, ध्यान दो यहां पे, Q3 जो है ये आपका माइनस चार्ज और Q1 भी माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा बच्चों, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। इसको F2 मान लेते हैं, ये क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। और देखो ये एंगल आपका y एक्सिस के साथ थीटा है, तो y एक्सिस के साथ ये एंगल आपका बन रहा है थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? अब ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका a दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपका a दिया हुआ है, तो F2 का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, F2 जो है वो एंगल पे है, मतलब कि नेगेटिव y और पॉजिटिव x के बीच में, तो ऐसे ही वेक्टर को आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हो जो दोनों एक्सिस के बीच में समवेयर हो।
तो इसका मतलब है कि F2 का x कंपोनेंट तो इधर टूटेगा, दैट इज F2 cos थीटा। क्या टूटेगा बच्चों? F2 cos थीटा, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा F2 sin थीटा। क्लियर? और F2 की वैल्यू कितनी होगी? तो F2 की वैल्यू तो होगी K इंटू Q1 इंटू Q3, बिना साइन के रखेंगे, और ये डिस्टेंस जो है वो हो गया आपका ए स्क्वायर, सॉरी ये आपका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसका x कंपोनेंट देखेंगे, F2 का x कंपोनेंट देखेंगे, तो सिर्फ x कंपोनेंट की बात करें तो F2 साइन थीटा लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे K Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बच्चों इसके ऊपर नेट फोर्स x एक्सिस के लॉन्ग कितना लगा? तो F नेट फोर्स का x कंपोनेंट, यहां ब्रैकेट में x लिखने का मतलब सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो F1 तो पूरा का पूरा लग रहा है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब चूंकि क्वेश्चन में इक्वलिटी के साइन के साथ नहीं, प्रोपोर्शनल के साइन के साथ पूछ रहा है, तो हम लोग K को हटा देंगे क्योंकि यही तो कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात हो जाएगी, जो नेट फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू K हटा दो, K कांस्टेंट हटा दो, तो सीधा हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आंसर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, विच इज गिवन इन आपका किसमें दिया हुआ है। तो अब इसमें एक काम और भी कर सकते थे, आप कहोगे कि सर ऐसा कोई चॉइस तो दिख नहीं रहा है, तो आप ये भी तो कर सकते हो ना, K को हटाने के साथ ये Q1 को भी कांस्टेंट मान के हटा लो, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा? Q2। मैं फ्रेश लिख देता हूं, पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, इसको कर लिया आपने। चलो अब प्रोपोर्शनल में लिख लिया आपने, मैं ऊपर कर दूं। चलो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल अब Q1 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल में किसी भी क्वांटिटी को हटा सकते हो, ये Q1 के भी प्रोपोर्शनल है और इस क्वांटिटी के भी प्रोपोर्शनल है, तो नेट फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q2 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन प्लस Q3 साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में? तो मैंने आपको नेट फोर्स का x कंपोनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दिया, और प्रोपोर्शनल के फॉर्म में भी जो पूछ रहा है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस हिसाब से देखें तो ये आंसर हमारा सेकंड वाला आएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखो यहां पे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से देखना करना क्या है। यहां पे मान लो ये सीलिंग है, ठीक है, छत है, और ये दो बॉल जिनका मास m1 और m2 है, ठीक है, और इन दोनों पे सेम चार्ज दिया गया है, सेम नेचर का चार्ज दिया गया है, प्लस Q1 और प्लस Q2, ठीक है, मास m1 m2 है, और ये दोनों एक मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। इतना लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा, आपको जस्ट डायग्राम बना के दे दिया है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन बताओ, है ना। तो आपको Q1 m1 Q2 m2 के टर्म्स में आपको आंसर बताना है इन दोनों के। पहले क्वेश्चन समझो, देखो होगा क्या। मान लो धागा से एक बॉल हैंग करो, सिंपल सी, इसको पिथ बॉल भी बोलते हैं, PITH, पिथ बॉल यही स्फेयर हो गया। उसके ऊपर क्या चार्ज दिया गया है, एक के ऊपर प्लस Q1, दूसरे पे प्लस Q2। तो दो बॉल्स के ऊपर अगर चार्ज दे दोगे तो वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करके फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे, और इस तरीके से ये यहां पे आके रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है इसलिए ये दोनों इस तरीके से डाइवर्ज कर गया। क्लियर है, एक ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया, दूसरे ने θ2। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या दिमाग लगाएंगे बच्चों वो देखो। इसमें बहुत मुश्किल नहीं है,
ठीक है, तो बच्चों अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो कि हमने सीलिंग से इसको इस तरीके से हैंग कर लिया, इन दोनों बॉल्स को। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव भी होता तो भी यही होता है, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इसने रिपेल कर दिया, और ये वर्टिकल है, और ये वर्टिकल से इसने बनाया θ1 और इसने बनाया θ2। क्लियर। अब इसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों, ये है Q1, इसके ऊपर है Q2। तो देखो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो ऐसे, इन दोनों स्फीयर को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को ये रिपेल ही कर रहे होंगे, और दोनों पे अब बच्चों इस पे भी फोर्स लग गया आपका यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पहली बात सुनो, इसका चार्ज है Q1, है ना, इसका चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। अब ये Q1 और Q2 में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने को हमेशा याद रखना होगा बच्चों कि यहां पे चार्ज सेम हो या चार्ज अलग अलग हो, इससे आप जो है फोर्स को डिफर नहीं करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों ही बॉल पे रहेगा सेम। ये हम लोग लगातार समझते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि चार्जेस कुछ भी हो, दोनों पे न्यूटन थर्ड लॉ का फॉलो होगा। क्लियर। तो चलो दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग गया, सेम। और कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे एक वेट लगेगा इसका नीचे m1g, इस पे भी इसका वेट लगेगा नीचे, दैट इज m2g। अब वेट अलग अलग है तो वो अलग अलग ही लगेगा। इसके अलावे अब इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा। तो आप जानते हो रस्सी में जो टेंशन लगता है फिक्स पॉइंट से अवे, तो इसमें एक टेंशन लग गया T1 और इस तरफ लगवा दो T2। आ रही है बात समझ में। अब ये सारे मिलके इस बॉल को भी रेस्ट में रखे हुए हैं और इधर भी रेस्ट में रखे हुए हैं, तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा। कैसे रिलेशन मिलेगा वो देखो। सबसे पहले आप ये θ1 एंगल है, तो T1 का आप कंपोनेंट तोड़ दो, ये एंगल θ1 हो जाएगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, तो T1 का एक कंपोनेंट टूट जाएगा ऊपर, दैट इज T1 cos θ1, और दूसरा कंपोनेंट टूट जाएगा सामने में, दैट इज T1 sin θ1। क्लियर। T1 cos θ1 किसको संभाल ले, किसको बैलेंस किया हुआ है, mg को, ये इसको बैलेंस किए हुए है। T1 sin θ1 बैलेंस किए हुए है इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो हम लोग लिख सकते हैं T1 sin θ1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वेशन 1। और वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों T1 cos θ1 इज इक्वल टू m1g। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो T1 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस θ1 को tan θ1 लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन m1g। एक इक्वेशन आ गया, tan θ1 इक्वल्स टू Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन m1g। अब इसके लिए आ जाओ, जब इसके लिए काम करोगे बच्चों तो यहां भी बात वही आ जाएगी, टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे। अगर ये θ2 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, θ2। ठीक है, तो T2 का एक कंपोनेंट वर्टिकली टूटेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल टूट जाएगा, दैट इज T2 cos θ2, और दूसरा कंपोनेंट जो इसका टूटेगा वो इधर टूटेगा, T2 sin θ2। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख देंगे T2 sin θ2 इज इक्वल टू Fe, और T2 cos θ2 इज इक्वल टू m2g। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें बच्चों तो sin θ अपॉन cos θ2
ये हो जाएगा tan थीटा 2 एंड दिस इज इक्वल टू FE अपॉन m2g। तो इस तरीके से tan थीटा 1 इक्वल्स टू FE अपॉन m1g, tan थीटा 2 इक्वल्स टू FE अपॉन m2g। अब यहां से एक रिलेशन आएगा जो आपको हमेशा याद रखना है। अब आप क्या करो, tan थीटा 1 जो कि आपका क्या है FE अपॉन m1g, इसको डिवाइड कर दो tan थीटा 2 से, यानी ये डिवाइड इधर डिवाइड हो जाएगा FE अपॉन m2g। क्या किया मैंने, आपको समझ में आया? इधर tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 हो गया और इधर हो गया FE अपॉन m1g, FE अपॉन m2g। अब कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल होगा। देखो यहां से FE कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन m1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन m2, तो m2 कहां चला गया? ऊपर। तो फाइनल जो लिखेंगे हम लोग tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों हमको यही पूछा गया था कि थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन बताओ, तो आप देख सकते हो कि tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। अब यहां से मैं एक और बात बता दूं, यहां तुम गौर कर रहे हो कि अगर इधर थीटा 1 है तो इधर क्या है? m1। इधर थीटा 2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में क्या है? m2। इसका मतलब है tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? 1 इधर है तो यहां 1 डिनोमिनेटर में। और ऐसे भी सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि मास जितना ज्यादा होगा जिसका, उसका एंगल उतना छोटा होगा। क्लियर है ना? तो ये भी एक यहां से आप रिलेशन याद रखना, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। अब यहां पे देखो, अभी जो हमने 9 में सीखा उसको हम लोग यहां अप्लाई कर लेते हैं। उसी के ऊपर आपका ये डिपेंडेंट है। यहां पे देख सकते हो कि Q1 Q2 अलग अलग दिया गया है ना? 2 चार्ज दिया गया है, यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल, आप उसको करेक्ट कर लेना। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि Q1 ग्रेटर है Q2 से। लेकिन आप समझ गए ना, इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। Q1 अगर Q2 से बड़ा भी होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला होगा वो तो सेम ही लगेगा। ठीक है? हाँ, दोनों का मास सेम दिया है, तो पूछ रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन बताओ। तो अभी आपने देखा कि tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। इसमें चार्ज जो है इसमें कहीं है ही नहीं, चार्ज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मास पे ही डिपेंड करेगा। और अगर दोनों का मास सेम है, m1 m2 की वैल्यू सेम है, तो ऑटोमेटिकली थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू सेम होगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो गया। चूंकि m1 इक्वल्स टू m2 है और हम लोग जान रहे हैं tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल्स टू होता है बच्चों m2g अपॉन m1g, और m1 m2 इक्वल है, तो इसका मतलब थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंबर 3। क्लियर है? तो चार्ज के बड़ा छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। तो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है आपको। आगे चलें? ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फिर इसमें भी आपको क्या किया गया? चार्ज को भी डिफर किया गया और मास को भी डिफर किया गया, और तब पूछा गया थीटा 1 और थीटा 2 में बड़ा कौन है। तो बच्चों यहां पे देखो, चार्ज के बड़ा छोटा होने से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां ये लिखा हुआ है कि m1 ग्रेटर है m2 से। और अभी आपने कुछ देर पहले देखा tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू होता है m2g अपॉन m1g। जी कैंसिल हो जाएगा तो m2 अपॉन m1। तो आपने देखा ना कि थीटा और मास में इनवर्स का रिलेशन है, तो जिसका मास ज्यादा ऑटोमेटिकली उसका एंगल कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा 1 से बड़ा होगा कौन? आपका थीटा 2। तो जिस ऑप्शन में थीटा 1 से ग्रेटर है थीटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd में है, तो ये वाला आंसर आप कर दें। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन कर दूंगा।